आज का हमारा जो एक्ट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1777 से 1857 तक जो भी लॉ बने, चाहे वो कंपनी ने बनाए या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर कौन थे? वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडियंस बने। 1857 के रिवोल्ट ने इनकी नींव को हिला के रख दिया था और इनको अब पता चल गया था कि इंडिया पर रूल कर पाना बिना इंडियंस के पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए? अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है और स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो इंडियंस का साथ चाहिए ही इनको। इसके लिए ये एक्ट लेके आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भले ही इसके दो पहलू हैं, एक जो दिखाया जा रहा है और दूसरा जो नहीं दिखाया जा रहा है। दिखाया ये जा रहा है कि अब हम इंडियंस को भी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये इनके ही फायदे की बात थी। अभी हम आगे एक्ट में देखते हैं कि इसके क्या क्या की फीचर्स थे। तो नंबर 1, पहली बार इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड किया इंडिया में। मतलब ये लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने यहाँ पर लागू करवाया। अब ये था क्या? इसमें था ये कि सारे विभाग को अलग कर दिया गया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ जब सारे डिपार्टमेंट्स को अलग कर दिया गया, चाहे वो इकोनॉमिक अफेयर का रहा हो या सोशल रहा हो या PWD रहा हो, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों को, रेलवे को, अब क्या किया, धीरे धीरे अलग कर दिया सबको, ठीक है। और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक अलग अलग इंसान को बना दिया गया ताकि वो उस डिपार्टमेंट को लेकर इफ़िशेंसी बढ़ाई जा सके और एक अकाउंटेबिलिटी बनाई जा सके। अब अकाउंटेबिलिटी ये यहाँ पर इंडियंस के लिए नहीं होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही थी तब पर भी। लेकिन पहली बार एक शुरुआत हुई कैबिनेट सिस्टम का। ये एक एग्जाम्पल था कैबिनेट सिस्टम का, जो कि आज हम देख रहे हैं जिस कैबिनेट सिस्टम को, ये एक्चुअली वही था, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ जब पोर्टफोलियो सिस्टम आया, कैबिनेट सिस्टम आया कि हाँ अब विभाग हो जाएगा और उसका एक हेड होगा जो सारी चीज़ों को देखेगा। एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय काउंसिल्स, कहाँ किसका? एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर लेजिस्लेशन। कानून बनाने के लिए वाइसरॉय के काउंसिल में अब मेंबर्स की संख्या को बढ़ाई गई, ठीक है। ये पावर दी गई वाइसरॉय को कि वो 6 मिनिमम 6 और मैक्सिमम जो था 12 एडिशनल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में या उसके काम के लिए नॉमिनेट या अपॉइंट कर सकते थे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कहाँ पर? लेजिस्लेशन में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को, जो ये 6 मेंबर्स में थे, इनको क्या कहा गया कि अब इनमें से कुछ को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक। और ये कौन थे? ये नॉन ऑफिशियल थे। नॉन ऑफिशियल बेसिकली ये गवर्नमेंट के मेंबर या गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट के पार्ट ना होके बस ये बाहर से थे, इसलिए इनको नॉन ऑफिशियल कहा गया, ठीक है। ये गवर्नमेंट के सिस्टम का पार्ट नहीं थे। तीसरा क्या किया गया कि इसमें रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रोविंसेस। जो पहले 1833 के एक्ट में पावर्स को ले लिया, विड्रॉल कर दिया गया था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज अब कानून नहीं बना सकती थी, लेकिन इस बार क्या किया कि पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया और फिर से कह दिया गया कि लोकल मैटर्स पे ये अपने कानून बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि वाइसरॉय की अप्रूवल, ठीक है। कोई भी कानून जो बनाया जाएगा वो वाइसरॉय उसको वैलिडेट करेंगे। अगर वो वाइसरॉय बोलते हैं कि ये कानून सही है तो ही वो कानून पास होगा, अदरवाइज वो कानून पास नहीं होगा। 1800 इस बार टॉप में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो हुआ, लेकिन अभी भी पावर जो थी वो वाइसरॉय के पास ज़्यादा थी इनके गवर्नर जनरल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। ये भले ही कानून बना सकते थे लेकिन कुछ मुद्दों पर अगर ये असहमत हैं तो कानून नहीं पास होगा। और पावर क्या दी गई, किस चीज़ पे बना सकते हैं?
पुलिस पर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ पर, एजुकेशन पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, एग्रीकल्चर पर और रोड्स पर, इस पर ये कानून बना सकते हैं, लेकिन वायसरॉय की अप्रूवल चाहिए इनको। तीसरा क्या है, फाउंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई, जो कि बाद में बंगाल और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी लागू की गई। अब वही कानून बनाने के लिए जो थी वो काउंसिल प्रोविंस में भी बना दी गई। एग्जांपल लेते हैं आज के टाइम पर सीएम और उनकी काउंसिल, ठीक है, जो स्टेट के लिए होती पहले, वैसे आज ये सेंट्रल थे वायसरॉय और इनकी काउंसिल, जो कि आज की हमारी पार्लियामेंट है। उसी हिसाब से अब धीरे धीरे स्टेट में भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को किया गया। नॉमिनेशन ऑफ नॉन इलेक्टेड मेंबर्स का, ठीक है, मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी तक कोई इलेक्टेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं था, ठीक है। ये पब्लिक मैटर्स पे, इन सारी चीज़ों पे जो है अपनी एडवाइस देते थे, और बेसिकली ये थे कौन, ये थे इंडियंस, ठीक है, ये थे इंडियंस। और इनकी जो एडवाइस थी वो इनकी जो एडवाइस थी वो वायसरॉय के ऊपर थी, मैंडेटरी नहीं थी। अगर वायसरॉय को लगता था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में नहीं है तो इनकी एडवाइस को नहीं मानते थे। तो दिखाने के लिए तो था कि ये साथ थे, इनको लेजिस्लेशन में हिस्सा भागीदारी मिली है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अल्टीमेट पावर अभी भी इंडिया में वायसरॉय के ही पास थी। अगर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में अगर इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव बात करते थे तो इनकी बात को मानी जाती थी, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस एक्ट में।